सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको बायोमोलिकुल्स या जैव अणु का जो टॉपिक है आपकी 11th में वो पढ़ा रहा हूँ। इससे संबंधित जैव अणु का एक रसायन विज्ञान के अंदर भी टॉपिक है। कुछ पार्ट इसमें 12th वालों का भी आ सकता है। वैसे 12th का वालों के लिए केमिस्ट्री में है तो उसमें केमिस्ट्री से संबंधित है। वैसे जैव अणु तो 11th 12th दोनों के लिए ये लाभदायक है, तो ये आप उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जैव अणु। जैव अणु ये आप जो जैव अणु जो चैप्टर है यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जैव अणु। जैव अणु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी कोशिका में, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी कोशिका, यहाँ पे हम बात करेंगे जैव अणु। जैव अणु यहाँ पर किसी कोशिका में मिलने वाले रासायनिक तत्व कार्बनिक यौगिकों को, यानी कोई भी कोशिका है उसमें मिलने वाले रासायनिक तत्व या कार्बनिक यौगिकों को हम जैव अणु कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी कोशिका है तो उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो वो सब क्या है, जैव अणु है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जैव अणु आवश्यक तत्व है। इसी प्रकार निर्जीव पदार्थों का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से होता है, यानी जैव अणु से कोशिका का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि कोशिका में ये तत्व हैं तो कोशिका बन रही है। अच्छा, जब कोशिका से जीव बनते हैं और जीव जब मर जाता है तब निर्जीव पदार्थ बन जाते हैं, तो निर्जीव पदार्थों के निर्माण में भी इन्हीं तत्वों से होता है, यानी निर्जीव पदार्थ में भी यही तत्व पाए जाते हैं। आगे देख सकते हो आप, इसी प्रकार निर्जीव पदार्थों में इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। जीवों व जंतुओं में जैव अणु की मात्रा की तुलना, यहाँ पे आप देख सकते हो जीवों व जंतुओं में जैव अणु की मात्राओं की तुलना यहाँ पे कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैव अणुओं की मात्राओं की तुलना का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से होता है, जीवों निर्जीवों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीवों व निर्जीवों में जैव अणु की मात्रा की तुलना। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन में 0.14% होती है, जबकि मनुष्य में कितनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0.5% होती है हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीजन जो है 46.6% होती है निर्जीवों में, और मनुष्य में कितनी होती है, 65% होती है। इसी प्रकार कार्बन की बात करें तो कार्बन वातावरण में कितना होता है, 0.03% होता है, जबकि यहाँ पर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो है कितना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 18.5% होता है, यानी 0.14% है ये, और यहाँ पर ये 0.5% है। ऑक्सीजन 46.6% है, यहाँ पे 65% मनुष्य में पाई जाती है, जबकि कार्बन 18.5% मनुष्य शरीर में होता है, जबकि वातावरण में 0.06% होता है। आगे देखो कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक संगठन व विश्लेषण। तो कार्बनिक यौगिक यानी कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, कार्बनिक यौगिक से, तो उसका रासायनिक संगठन क्या होगा, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। तो विश्लेषण के लिए किसी जीव की, अब विश्लेषण कैसे करें, तो जो कोई भी जीव है उसकी ऊतक लेंगे या कोशिका लेंगे, उसको खरल के अंदर, किसके अंदर, खरल एक पात्र होता है जिसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल को मिलाकर पीसते हैं। इससे एक गाढ़े पेस्ट बन जाता है, और इस पेस्ट को एक बारीक कपड़े से छान लेते हैं, और इस प्रकार हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। एक तो अंश वो होता है जो छन जाता है और जो नहीं छनता है। तो एक अंश वो होता है जो अम्ल में घुलनशील भाग है, वो धारिता होता है, और दूसरा अंश होता है जो अम्ल में घुलनशील नहीं होता है, वह भाग होता है निस्संदन। तो जो घुलनशील है वो तो निकल जाएगा घुल के, और जो नहीं निकलेगा वो उसी कपड़े के अंदर बच जाएगा, तो यानी धारिता और निस्संदन। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि धारिता में अनेक कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया, क्योंकि जो छन के नीचे आ गया उस धारिता को क्या किया उन्होंने पता किया, तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक थे उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने एक भस्म क्या होता है, तो जीव ऊतकों को शुष्क करने से संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। तो जो भी ऊतक है जीव का उसको लेंगे, उसको शुष्क कर देंगे, जैसे पत्ती ली, पत्ती को सुखा दिया, उसके बाद उसको क्या किया, वापस जलाएंगे। जलाने के बाद जो कार्बन बचेगा, जो उसको यौगिक को ऑक्सीकृत करके गैसीय रूप में चेंज हो गया वो, यानी जो कार्बन बचा है, कार्बन के अंदर जो भी था, यानी जो पत्ती के अंदर, वो तो गैस बन गया, CO2 बन गया, जलवाष्प में चला गया, पृथक हो गया। तो जलने के बाद बचे हुए पदार्थ को हम भस्म कहते हैं। तो जो कार्बन बचता है उसको भस्म कहते हैं। भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। ये लिख रखा है नीचे, इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे
अकार्बनिक यौगिक घुलनशील अंश में कौन कौन से, यानी जो बस में है उसमें अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जो कौन से अकार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो घुलनशील नहीं होते हैं जल में या किसी भी अम्ल में, तो सल्फर और फॉस्फोरस। इसी प्रकार कोशिका में विविध प्रकार के अणुओं का विशाल भंडार रहता है जिसे कोशिका कुंड कहते हैं। मतलब ये तो हमने कुछ देखे, जैसे फॉस्फोरस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे देखे हमने। इसके अलावा भी बहुत से प्रकार के इसके अंदर जैव अणु पाए जाते हैं और इसी को हम कोशिका कुंड कहते हैं। और कोशिका कुंड में जल, लवण, खनिज, आयन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ बहुत सारे इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। यानी जो कार्बन देता है वो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एमिनो एसिड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। कोशिका कुंड में उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों को आणविक संरचना के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो कोशिका कुंड में बहुत सारे होते हैं पदार्थ, तो उनकी आणविक संरचना, किसी की आणविक संरचना बहुत बड़ी होती है, किसी की आणविक संरचना छोटी होती है। उसके आधार पर सूक्ष्म जैवाणु और वृहद जैवाणु 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु जैवाणु, है ना, सूक्ष्म या लघु जैवाणु, इसकी बात करेंगे सबसे पहले, सूक्ष्म या लघु जैवाणु, ये वाला। तो इनकी रासायनिक संरचना सरल व अणु छोटे होते हैं इसके अंदर, इनका अणुभार कम एवं द्रवों में घुलनशील होते हैं ये। तो याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, सरल होते हैं और इन अणु की संरचना छोटे होते हैं। अच्छा, अणुभार कम होता है और द्रवों में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है इसके अंदर, अच्छा उदाहरण क्या क्या है, तो जल, खनिज, शर्कराएं, वसाएं, न्यूक्लियोटाइड, ये सब लघु या सूक्ष्म जैवाणु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वृहद जैवाणु, ये वृहद जैवाणु देख सकते हो आप। वृहद जैवाणु के अंदर कौन आएगा, तो इसके अंदर इनका जो निर्माण है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका निर्माण अनेक लघु अणु या सूक्ष्म अणु के बहुलीकरण से होता है। यानी जो हमने सूक्ष्म अणु पढ़े हैं, लघु अणु पढ़े हैं, उनका ही अगर बहुत सारे को लेके हम बहुलीकरण कर दें तो किसका निर्माण हो जाएगा, वृहद या जैवाणु का निर्माण हो जाता है। इसके निर्माण, अच्छा इसी कारण इनका आकार बड़ा होता है। अच्छा, इसी कारण इसका अणुभार क्या होता है, अधिक होता है और आकार भी बड़ा होता है। तो अणुभार भी अधिक होगा, इसका अणुभार भी अधिक होगा और इसका आकार भी क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म अणु मिलकर वृहद अणु का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है ना, पॉलीसेकेराइड है, ये आदि इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की बात करते हैं हम। एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड का मतलब है कि एमिनो अम्ल वे ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें एक ही कार्बन पर एक एमीन समूह व एक ही कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर ये एमीन जुड़ा हुआ है और ये क्या जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ। तो ये तो क्या होते हैं, तो ये दोनों जुड़े हुए एक ही कार्बन से, इस कारण इन्हें अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना कि एक ही कार्बन से जुड़े, एक अल्फा होता है, बीटा होता है और एक गामा होता है। तो यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग होती है ऐसे, तो बेंजीन रिंग के अंदर आप देख सकते हो कि अल्फा पे जा रहा है, बीटा पे जा रहा है, या ये 3 स्थिति होती है। तो ये बेंजीन रिंग, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह जो पाया जाता है और ये इस प्रकार से जुड़ते हैं, और यहाँ आर की जगह क्या जुड़ जाएगा, कोई भी समूह जुड़ जाएगा कार्बन का। तो ये संरचना आपको जान रखनी है एमिनो एसिड की। आगे देख सकते हो आप अल्फा एमिनो अम्ल। अच्छा, आर का मतलब दे रहा पार्श्व श्रृंखला, नई श्रृंखला स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आर जो होता है क्या मतलब, पार्श्व समूह की प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड अनेक प्रकार के, यानी आर जुड़ेगा तो अल्फा प्रकार का, बीटा प्रकार का, गामा प्रकार का, बहुत से प्रकार का होता है। एमिनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एमिनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। 21 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं, एक को ध्यान रखना। एमिनो ग्लाइसिन, मेथिल समूह, है ना, एलेनिन जैसे हम कहते हैं, तो ये 2 हो जाएंगे। सबसे सरल एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ठीक है, सबसे सरल, ये वाला सबसे सरल एमिनो। इसका डायग्राम आप नीचे देख सकते हो, जैसे ये ग्लाइसिन है। क्या है ये आप देख सकते हो ग्लाइसिन है। यहाँ पर इसको देख सकते हो, ये वाला जो एमिनो एसिड है ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन है।
मेथिल समूह जुड़ा हुआ है इसके अंदर। कहाँ जुड़ा हुआ? ये CH3 जुड़ा हुआ, ये मेथिल समूह है। ये तो एमीन समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया? इसमें H है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे एक मेथिल जुड़ गया। यहाँ पर भी एमीन समूह है ये। तो आप देख सकते हो, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन होती है, एक R समूह होता है, और एमीन और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। लेकिन इसमें मेथिल समूह जुड़ गया है, तो ये मेथिल समूह बन गया, एलेनिन बन गया। तो ग्लाइसिन में क्या होता है? R समूह नहीं होता है, सिर्फ A जुड़ा होता है। तो सबसे तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एमिनो अम्ल में एक एमीन समूह क्षारीय समूह होता है, जबकि एक कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय समूह होता है। यानी इसके अंदर दोनों प्रकार के समूह होते हैं, क्षारीय समूह भी होता है और अम्लीय समूह भी होता है। क्षारीय समूह कौन सा है? ये, क्योंकि इसके अंदर जो NH2 है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है यहाँ पे, इसलिए इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्षारीय होता है। और COOH ये जो है ये अम्लीय समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। इस प्रकार एमिनो अम्ल में अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। इसीलिए एमिनो एसिड को उभयधर्मी द्विध्रुवीय आयन या ज्यूटर आयन कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो उभयधर्मी, द्विध्रुवीय आगुन, ज्यूटर आयन, ऐसे बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। अच्छा, उदासीन एमिनो अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं उदासीन? जो अम्लीय क्षारीय दोनों की तरह अपने व्यवहार को दर्शाते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा वेलिन व ग्लाइसिन। अच्छा, वेलिन और ग्लाइसिन ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो उभयधर्मी के होते हैं, अम्ल व क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, वे एमिनो एसिड जिनमें दो एमीन समूह हो। जनरली क्या होता है, एमिनो अम्ल के अंदर एक एमीन समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कि एमिनो एसिड के अंदर दो एमीन समूह हो और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो, तो इसको हम बोलेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल है लाइसिन व ऑर्जिनिन, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो एमीन समूह होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर एक और होता है इसका, यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह हो जाए, जस्ट इसका उल्टा, तो उसको अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूटामिन है, एस्पर्टिक अम्ल है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एरोमेटिक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। एरोमेटिक एमिनो अम्ल का मतलब ये है कि एरोमेटिक एमिनो अम्ल उदाहरण याद रखना आप इसके अंदर, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन व ट्रिप्टोफैन, ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा पॉइंट मैंने कि कार्बोक्सिलिक व एमीन समूह यानी आयनीकृत प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, तो ये आयनीकृत प्रकृति के होते हैं। और इससे ज्यूटर आयन बनता है। तो ज्यूटर आयन देख सकते हो आप, नीचे बना हुआ ये ज्यूटर आयन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक COOH या NH3 जुड़ा हुआ है, एमीन समूह। यहाँ पे NH3 है, लेकिन यहाँ पे H गायब हो गया है, और यहाँ पे वापस H भी गायब हो गया, और यहाँ से भी H गायब हो गया। यहाँ पे इसमें देखो आप, दोनों तरफ दो H गायब हो गए। तो इस प्रकार से ये ABC तीन तरह की संरचनाएं दर्शा सकता है, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वसाए तथा लिपिड्स। वसाए तथा लिपिड्स, तो वसाए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित कार्बनिक यौगिक हैं। तो याद रखना वसाए क्या है, तो इसमें तीन चीजें हैं, वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ध्यान रखना। क्योंकि इसीलिए तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है और चिकनी होती है बहुत। आराम से लोग अगर वसा खाते हैं, घी वगैरह, तो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, वसाए कैसी होती है, वसाए चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी, विशेष घनत्व वाली होती है ये। अच्छा, वसाए ठोस द्रव के रूप में होती है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे लिपिड्स क्या होता है, तो लिपिड्स में कभी भी फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर मतलब नहीं पाए जाते। लेकिन याद रखना यहाँ पे स्पेशली लिपिड्स के अंदर, कुछ लिपिड्स के अंदर कभी कभी फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जो लिपिड है जल में अघुलनशील होते हैं। ये साधारण वसा आम्ल हो सकते हैं। क्या वसा आम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि वसा में होता क्या है, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है जिसमें एक R समूह जुड़ा होता है,
तो यहाँ आर समूह में कौन कौन आएगा, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक इसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे सूत्र में देख सकते हो, एक तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये आर समूह है ना। तो ये आर समूह है ना। तो इसमें देखो कि 14 कार्बन है और एक मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यानी 14, 15 और एक कार्बोक्सिलिक के अंदर एक कार्बन, तो 16 कार्बन युक्त होता है। कैसा होता है, तो पॉल्मेटिक अम्ल जो होता है 16 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट है एरेकिडिनोइक अम्ल। इसमें इसमें भी ध्यान रखना कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह सहित 20 कार्बन होते हैं। जैसे ऊपर वाले में देखें हमने 16 कार्बन होते हैं, वैसे इसके अंदर 20 कार्बन से बना होता है। अच्छा, इसी प्रकार से संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी वसी अम्ल की श्रृंखला में द्विबंध नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होता है। जबकि असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त के अंदर हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन होता है उसकी श्रृंखला में कार्बन कार्बन द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि असंतृप्त वसी अम्ल में हाइड्रोकार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी वसी अम्ल होते हैं उनकी बात करें। ग्लिसरॉल साधारण लिपिड्स होते हैं। ग्लिसरॉल कैसे होते हैं, साधारण लिपिड्स होते हैं। और ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं, मतलब प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लिपिड्स में ग्लिसरॉल या वसा अम्ल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे 3 कार्बन, ये यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो इसको, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो ये 3 कार्बन है ना, ये तीनों कार्बन जुड़े हुए यहाँ पर, और ये प्रोपेन हो गया। और यहाँ पे देखो इसी को मॉडिफाई कर रखा है कि 1 कार्बन से क्या जुड़ गया, अगर यहाँ पे ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों होते हैं तो यानी वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकरण करता है और मोनोग्लिसराइड बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्किल समूह जुड़ता है ना, यहाँ पर प्रोपेन से ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाता है। तो एक तो यहाँ पे जुड़ गया है ना, एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ और एक ये जुड़ा हुआ, तीनों जुड़े हुए। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, अगर एक ही जुड़ा हुआ है तो मोनोग्लिसराइड, यानी ये वाला है, सिर्फ ये वाला अगर फार्मूला अगर काम में ले रहे हम, इसको क्या पढ़ लेंगे अपन, यहाँ पे देखना ये वाला, ये मोनोग्लिसराइड है ना, ये मोनोग्लिसराइड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला अगर ले हम, सॉरी एक मिनट रुकना हो, ये वाला अगर हम लें इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड, और यहाँ पे अगर इस पूरे को ले लें हम तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल से क्या बना सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड एस्टरीकरण करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे वैसे खत्म हो गया आपका, कुछ ही टॉपिक बचा है। कुछ लिपिड्स में फास्फोरस व कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। तो ये पॉइंट है, याद रखना, सभी लिपिड्स में होते नहीं, किसी किसी में क्या है, फॉस्फोरस व कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड, अब फॉस्फोलिपिड क्या है, तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए लेसिथिन, उदाहरण दे रखा लेसिथिन। अब लेसिथिन की संरचना देख लो आप, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इसमें देखो ये एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई यहाँ पे, ये देखो आप ये वाली, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है और यहाँ पे R3 होना चाहिए था, R3 की जगह क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया समूह, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स यानी लेसिथिन। अच्छा, इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल भी एक व्युत्पन्न लिपिड्स है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा डायग्राम इसका ये बन रहा है, आप देख सकते हो, नीचे ले रहा हूँ मैं वापस, ये वाला। तो इसका जो डायग्राम है आप देखना ध्यान से, ये वाला ये बन रहा है, देखो ये जो पूरा डायग्राम है ये वाला, यहाँ पे ये लेसिथिन का है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा आ रहा है नीचे, है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये वाला, इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल भी एक व्युत्पन्न प्रोटीन है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बना होता है।
दो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। जीवों में अनेक कार्बनिक यौगिक, यानी जीवों में अनेक कार्बनिक यौगिक होते हैं। जीवों में अनेक कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा व फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन क्षारक आप ही जानते हो दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन। अब प्यूरिन में कौन आएगा, एडिनिन व ग्वानिन, और पिरिमिडिन कौन आएगा, थाइमिन, यूरेसिल व, और यहाँ पे साइटोसिन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थाइमिन, यूरेसिल व साइटोसिन पिरिमिडिन के अंदर। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो जब फॉस्फेट हटा दिया जाए न्यूक्लियोटाइड से तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। यानी न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो नाइट्रोजन क्षारक व पेंटोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड में दो प्रकार के मोनोसेकेराइड पेंटोज शर्कराएं पाई जाती है। तो ये दिमाग में रखना है कि दो प्रकार की मोनोसेकेराइड रचनाएं किस में पाई जाती है, तो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। नेक्स्ट है पेंटोज शर्करा कैसी होती है, तो ये 5 कार्बन श्रृंखला होती है। आप देख सकते हो ये 5 कार्बन श्रृंखला दिख रही है इसमें, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 कार्बन है। इधर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ, इधर ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ, तो ये तीनों मिलके फॉस्फेट, 5 कार्बन श्रृंखला और नाइट्रोजन, ये मिलके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। दिख रहा है डायग्राम से, दोनों से दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो फॉस्फेट क्या होता है, तो फॉस्फेट जो होते हैं ये मोनो, डाई और ट्राई फॉस्फेट कहलाते हैं। कैसे कि इसमें अंदर क्या होता है कि एडिनिलिक अम्ल होता है, तो एडिनिलिक अम्ल को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका एक एग्जाम्पल है। तो एडिनिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं, एडिनोसिक मोनोफॉस्फेट, यानी AMP बोलते हैं। यानी इसके अंदर एक फॉस्फेट है, जब इसके अंदर एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है ये, तो ADP बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। जब इस ADP के अंदर वापस एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो ATP बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये सब बनते हैं, यानी AMP से एक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बना, ADP, क्या बना, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ADP से एक और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ATP, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा फॉस्फेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें, न्यूक्लिक अम्लों में RNA व DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों में क्या होते हैं, RNA DNA होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। ओके।